हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइन एडुटेक क्लास। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट होलसेल ट्रेड। ओके, तो होलसेल ट्रेड क्या है? इट रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज़ या इन बल्क। यहाँ भी हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं या गुड्स को सेल आउट कर रहे हैं, लेकिन जो क्वांटिटी है वो बल्क में है, लार्ज में है। तो जो लार्ज में गुड्स को परचेस करता है, जो लार्ज में या बल्क में गुड्स को परचेस करके लाता है मैन्युफैक्चरर के पास से, हम उसे क्या बोलते हैं? होलसेलर बोलते हैं। तो होलसेलर जो है वो होलसेल ट्रेड को कैरी करता है। कैरी करने के साथ साथ वो एक मीडिएटर बन जाता है, एक मिडिल मैन बन जाता है या एक चेन बन जाता है जो प्रोड्यूसर और रिटेलर को कनेक्ट करता है। ओके, यहाँ भी ट्रेड हो रहा है। हम लोगों ने ट्रेड को दो पार्ट में डिवाइड किया था, इंटरनल और एक्सटर्नल। देन इंटरनल ट्रेड को दो पार्ट में डिवाइड किया, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। तो होलसेल ट्रेड का डेफिनेशन हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख लिया, उसके कुछ फीचर्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। तो होलसेलर जो है वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेस करता है, लेकिन जब सेल करने की बारी आती है, उसी को रीसेल करने की बारी आती है, तो रीसेल वो करता है स्मॉल लॉट्स में। अब स्मॉल लॉट्स में क्यों वो रीसेल करता है? क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारा रिटेलर होता है उसके रिक्वायरमेंट्स कम होते हैं अगर हम कंपेयर करेंगे होलसेलर के रिक्वायरमेंट्स के। क्योंकि जो रिटेलर होता है वो एक लोकेलिटी को ध्यान में रखता है, एक लोकल एरिया को ध्यान में रखता है या छोटे से एरिया को वो कवर करता है जहाँ पर वो अपने रिटेल ट्रेड को कैरी करता है। ओके, तो उसका जो रिक्वायरमेंट होगा वो कम होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम होलसेलर की बात करते हैं तो नंबर ऑफ रिटेलर जब कनेक्ट होते हैं होलसेलर से और जब वो अपना ऑर्डर ला करके होलसेलर को देते हैं, तो ऑर्डर जब वो होलसेलर मैन्युफैक्चरर को देता है तो वो लार्ज क्वांटिटी का होता है, वो बल्क का होता है। तो जब भी मैन्युफैक्चरर गुड्स को प्रोड्यूस करेगा तो बल्क में करेगा, और बल्क में प्रोड्यूस करने के बाद सेम क्वांटिटी को वो सप्लाई कर देगा होलसेलर को। तो मैन्युफैक्चरर ने अपना काम कर दिया गुड्स को बल्क में प्रोड्यूस करके, और उसी गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में उसने सप्लाई कर दिया। किसे? तो होलसेलर को सप्लाई कर दिया। ओके, तो होलसेलर के कुछ फीचर्स भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि होलसेलर जो है वो फर्स्ट है जो दो को कनेक्ट करता है, मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर को। ओके, होलसेलर वो व्यक्ति होता है जो अपने गोदाम में गुड्स को बल्क में स्टोर करता है, ताकि अगर कभी भी रिटेलर को आवश्यकता हो तो वो उसके गोदाम में आकर के उस गुड्स को ले सकता है। क्योंकि टाइम टू टाइम कभी भी रिटेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाएगा कि मुझे इस गुड्स की आवश्यकता है या मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए। वो डायरेक्टली किसके पास जाएगा? वो डायरेक्टली जाएगा होलसेलर के पास। ओके, जनरली द मार्जिन ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ होलसेलर इज लो। ये होता है कि जो होलसेलर का जो मार्जिन होता है, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होता है, वो हमेशा कम होता है। द होलसेलर जनरली सेल हिज गुड्स ऑन क्रेडिट। हम लोगों ने ये वाला पॉइंट भी देखा था कि जो होलसेलर होता है वो अपने प्रोडक्ट को क्रेडिट पर सेल आउट करता है, यानी उधारी पर सेल आउट करता है। जितने भी रिटेलर्स होते हैं, बहुत कम रिटेलर ऐसे होते हैं जो कैश पेमेंट कर देते हैं, लेकिन जनरली जितने भी रिटेलर्स होते हैं वो क्रेडिट पर प्रोडक्ट को ले जाते हैं होलसेलर के पास से, और वो ये बोलते हैं कि जब हमें कंज्यूमर के द्वारा पेमेंट किया जाएगा या ये प्रोडक्ट सेल आउट होगा तब हम आपको पेमेंट करेंगे। तो जितने भी होलसेलर होते हैं वो होलसेल ट्रेड कैरी करते हैं, वो क्रेडिट पर ही अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल आउट करते हैं, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक रीच हो पाए, जो डिस्ट्रीब्यूशन चेन है उसको फॉलो किया जाए। ओके, और होलसेलर इज जनरली स्पेशलाइज्ड इन वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट। जो हमारा होलसेलर है वो एक ही लाइन ऑफ प्रोडक्ट में जनरली स्पेशलाइज्ड होता है। ओके, वो बहुत सारे प्रोडक्ट को अपने गोदाम में या अपने वेयर हाउस में स्टोर नहीं करता। अगर वो ऐसा करेगा तो रिटेलर जो है
उसे अच्छा प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं हो पाएगा, या यहाँ पर खुद जो होलसेलर है वो कंफ्यूज कर जाएगा, या वो एक अच्छे से होलसेल ट्रेड कैरी ना कर पाए। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ होलसेलर। होलसेलर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करता है। देन आफ्टर हम बात करेंगे सर्विसेज ऑफ होलसेलर। होलसेलर का कुछ फंक्शंस होता है और वो कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर को, और कुछ सर्विस प्रोवाइड करता है वो रिटेलर को। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट फंक्शंस। द फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। द होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट गुड्स टू रिटेलर एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जितने भी रिटेलर्स होलसेलर के पास आते हैं वो अपने रिक्वायरमेंट्स को लेकर के आते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि जितने भी रिटेलर होते हैं वो अपने एरिया में होते हैं। तो रिटेलर 1 प्लस रिटेलर 2, रिटेलर 3 एटसेट्रा। तो जितने भी रिटेलर्स आएंगे वो अपने रिक्वायरमेंट्स को लेकर के आएंगे। किसके पास? तो होलसेलर के पास। ओके, तो होलसेलर क्या करेगा? इनके रिक्वायरमेंट्स को ऐड करेगा, इनके रिक्वायरमेंट्स को ऐड करेगा, इनके रिक्वायरमेंट्स को ऐड करेगा, और भी दूसरे जो रिटेलर्स आएंगे वो उनके रिक्वायरमेंट्स को ऐड करेगा, और टोटल करने के बाद फिर वो किसे दे देगा? तो प्रोड्यूसर को सप्लाई कर देगा, क्योंकि इतने नंबर ऑफ रिटेलर्स आए हैं और उनका इतना डिमांड है। तो डिस्ट्रीब्यूट गुड्स टू द रिटेलर एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। पहले तो वो उनसे ऑर्डर लेगा कि एक्चुअल में मार्केट का डिमांड कितना है, कंज्यूमर के द्वारा डिमांड कितना किया गया है, किस प्रोडक्ट का किया गया है। तो पहले वो डिमांड लेकर के आएगा, फिर वो उसे ऐड करेगा। देन आफ्टर ये जो होलसेलर है ये किसके पास जाएगा? ये मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा, और मैन्युफैक्चरर को बोलेगा कि ये जो है वो इस एरिया का, या मेरे पास इतने रिटेलर्स इतना गुड्स का डिमांड लेकर के आए हैं, तो आपको इतना प्रोडक्ट बनाना है। तो मैन्युफैक्चरर मान लेते हैं कि 100 प्रोडक्ट वो बनाएगा, तो 100 प्रोडक्ट को वो कौन मैन्युफैक्चर करेगा? तो मैन्युफैक्चरर करेगा। और जब वो मैन्युफैक्चरर के पास से होलसेलर के पास वो प्रोडक्ट आएगा, अब होलसेलर का काम ये है कि वो हर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करे, यानी जितने भी रिटेलर्स के द्वारा रिक्वायरमेंट्स किया गया है वो उस रिक्वायरमेंट्स को 1 by 1 उसे पूरा किया जाए। द रिटेलर्स आर स्कैटर्ड इन द लोकेलिटी एंड डिपेंड अपॉन द होलसेलर्स फॉर द गुड्स टू बी सोल्ड टू कंज्यूमर। अब देखो, जितने भी रिटेलर्स होते हैं वो अलग अलग एरिया में बिखरे होते हैं। आपको हर एरिया में एक रिटेल ट्रेड ज़रूर मिलेगा, जो रिटेलर जो है वो कैरी करता है, यानी जो रिटेलर है वो हर एरिया में आपको देखने को मिलेगा। अब रिटेलर जो होते हैं वो अलग अलग एरिया में बिखरे होते हैं, अलग अलग एरिया में उनका शॉप चल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो डिपेंड किस पर होते हैं? वो डिपेंड होते हैं होलसेलर पे, क्योंकि होलसेलर जो है वो उन्हें प्रोडक्ट अवेलेबल करवाता है। होलसेलर जो है वो उन्हें गुड्स अवेलेबल करवाता है, वैसा प्रोडक्ट जो कंज्यूमर के द्वारा डिमांड किया गया है, और कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए। तो कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट कौन अवेलेबल करवाएगा? तो रिटेलर अवेलेबल करवाएगा। क्या रिटेलर डायरेक्टली कनेक्टेड होता है मैन्युफैक्चरर से? हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन चेन पढ़ा, तो डिस्ट्रीब्यूशन चेन में सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर, उसके बाद आता है होलसेलर, उसके बाद आता है रिटेलर, देन फाइनली आता है अपना कंज्यूमर। तो यहाँ पर एक लिंक है, एक चेन है। तो मैन्युफैक्चरर को कनेक्ट करता है रिटेलर से होलसेलर। तो रिटेलर जनरली कनेक्टेड नहीं होगा होलसेलर से, क्योंकि जो रिटेलर का डिमांड होगा वो कम होगा। क्योंकि अगर हम लोग रिटेलर 1 की बात करें तो रिटेलर 1 का जो डिमांड होगा वो कम होगा, रिटेलर 2 का भी डिमांड कुछ और होगा, रिटेलर 3 का डिमांड कुछ और होगा। जब यही थोड़ा थोड़ा अमाउंट या थोड़ा थोड़ा डिमांड जो है वो एक होलसेलर के पास जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा डिमांड बन जाएगा, यानी जो गुड्स का क्वांटिटी है वो लार्ज क्वांटिटी में हो जाएगा। अब इजी होगा किसी भी मैन्युफैक्चर को 100 प्रोडक्ट बनाने में। मैंने आपको बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो जाए तो हम ज़्यादा प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकते। कंपनी तभी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है या बिजनेस तभी ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकता है
जब उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम होगा तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने का चांसेस बना पाएगा। अगर हमारा लागत ही ज़्यादा हो गया और हमने उतना अर्न नहीं किया तो कोई बेनिफिट नहीं होगा बिजनेस को। ओके, तो जितने भी होलसेलर्स पर वो डिपेंड करता है कौन? अपना रिटेलर। और वो होलसेलर जब उस प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाएगा रिटेलर के पास, तो रिटेलर फाइनली उस प्रोडक्ट को सेल आउट करेगा किसको? कंज्यूमर को। अब कंज्यूमर किसी और एरिया में है, होलसेलर या मैन्युफैक्चरर किसी और एरिया में रह रहे हैं, अब उसके डिमांड को कौन पूरा करेगा टाइम टू टाइम? तो रिटेलर पूरा करेगा। रिटेलर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंज्यूमर के डिमांड को समय पर पूरा करे। जितना उसके द्वारा डिमांड किया गया है एटलीस्ट वो उतना डिमांड को पूरा करे। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो रिटेल ट्रेड का जो एक पर्पस है तो कहीं ना कहीं उस पर्पस को वो पूरा नहीं कर पाएगा। पर्पस तो यही है कि कंज्यूमर तक सही समय पर सही प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए, ताकि जो हमारा होलसेलर है वो भी प्रॉफिट अर्न कर पाए, भले उसका मार्जिन कम है। मैन्युफैक्चरर भी जिस पर्पस के लिए उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, जिस पर्पस से वो अपने बिजनेस को कैरी कर रहा है, वो उसका पर्पस पूरा हो पाए। क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो नंबर ऑफ रिसोर्सेज के साथ किया, बहुत ज़्यादा कैपिटल लगाया। जब उसने इनिशियल कैपिटल लगाया तो थोड़े गुड्स को प्रोड्यूस किया, फिर भी उसे कैपिटल की आवश्यकता है तो उसने बोरो किया या कहीं से लोन लिया या उसके पास एक अपना रिजर्व था उसको यूटिलाइज किया। तो सो डैट कैपिटल की आवश्यकता थी, उसने कैपिटल लगा दिया। क्या वो टाइम टू टाइम बोरो ही करता रहेगा या अपना भी अर्निंग करेगा? वो अर्निंग कब करेगा? जब वो प्रॉफिट कमाएगा। बिजनेस में हम रिजर्व तभी कर पाएंगे जब हमारा बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा। अगर हमारा बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो हम कितना भी कुछ कर ले उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स में हम लोगों ने देखा द होलसेलर डिस्ट्रीब्यूट गुड्स टू रिटेलर एज पर देयर रिक्वायरमेंट। उनके रिक्वायरमेंट के आधार पर जो होलसेलर है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। द रिटेलर आर स्कैटर्ड इन द लोकेलिटी एंड डिपेंड अपॉन द होलसेलर। रिटेलर जो हैं वो अलग अलग एरिया में बिखरे होते हैं, अलग अलग एरिया से वो डील कर रहे होते हैं और वो डिपेंड करते हैं होलसेलर पे फॉर गुड्स टू बी सोल्ड टू कंज्यूमर, ताकि वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर को फाइनली सेल आउट कर पाए और रिटेलर भी अर्न करे प्रॉफिट, होलसेलर भी और फाइनली हमारा मैन्युफैक्चरर भी। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव बाइंग एंड सेलिंग इन बल्क। द होलसेलर परचेज गुड्स इन ह्यूज क्वांटिटी। होलसेलर जो है जब भी वो मैन्युफैक्चरर के पास से गुड्स को परचेस करता है तो वो ह्यूज क्वांटिटी में यानी बल्क में परचेस करता है। क्वांटिटी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर एंड सेल टू रिटेलर इन स्मॉल क्वांटिटीज। ये ध्यान रखना है कि जब भी जो हमारा होलसेलर है वो ह्यूज क्वांटिटी में सेल आउट करेगा, परचेस करेगा मैन्युफैक्चरर के पास से, और रिटेलर्स को वो स्मॉल क्वांटिटीज़ में सेल आउट कर सकता है। यहाँ बताया ना कि रिटेलर 1 का रिक्वायरमेंट अलग होगा, रिटेलर 2 का रिक्वायरमेंट अलग होगा, रिटेलर 3 का रिक्वायरमेंट अलग होगा, तो उसको हर रिक्वायरमेंट के आधार पर बॉक्स प्रिपेयर करना होगा। रिटेलर 1 का अलग, रिटेलर 2 का अलग बॉक्स, रिटेलर 3 का, इसी तरीके से और भी जितने रिटेलर उससे कनेक्टेड हैं वो उनके बॉक्स को प्रिपेयर करेगा और फिर उसके हिसाब से वो उन रिटेलर को सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर जब भी होलसेलर मैन्युफैक्चरर के पास से गुड्स को परचेज करेगा तो वो बल्क में करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसने ऑर्डर लिया छोटे छोटे रिटेलर से, अलग अलग क्वांटिटी हो गया, जब उसने ऐड किया तो उसके पास तो लार्ज क्वांटिटी हो गया, और जब ये क्वांटिटी वो होलसेलर को देगा, नहीं मैन्युफैक्चरर को देगा, तो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? वो उसी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। तो जब ये बोलेगा कि आपने 100 प्रोडक्ट का डिमांड किया है तो आप मुझसे परचेस कितना करोगे? 100 प्रोडक्ट करोगे। अब आपसे रिटेलर 1 ने 10 मांगा, रिटेलर 2 ने 40 मांगा या रिटेलर 3 ने 50 मांगा, ये
आपका प्रॉब्लम है, ये आप उसके साथ डील करोगे। जब भी मैन्युफैक्चरर डील करेगा वो टोटल क्वांटिटी के साथ डील करेगा। तो यहाँ पर देखना है कि जब भी मैन्युफैक्चरर इस प्रोडक्ट को सेल आउट करेगा होलसेलर को, तो वो बल्क में करेगा, लार्ज क्वांटिटी में करेगा, ह्यूज क्वांटिटी में करेगा। लेकिन जब वही प्रोडक्ट रिटेलर के पास जाएगा होलसेलर के द्वारा, तो वो स्मॉल स्मॉल लॉट्स में जाएगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से जाएगा। जितना इसने रिक्वायरमेंट क्या मान लेते 20, 40, 40, तो ऐसा रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही बॉक्स बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, वेयर हाउसिंग गुड्स। गुड्स को क्या करना है, वेयर हाउस करना, वेयर हाउसिंग करना, यानी जो प्रोसेस होता है वेयर हाउस वाला। द होलसेलर मेक बल्क बाइंग ऑफ गुड्स सो दे हैव टू स्टोर इन देयर बिग गोडाउन्स। देखो, जब भी मैन्युफैक्चरर किसी गुड्स को प्रोड्यूस करता है तो बल्क में करता है। जब वो बल्क में गुड्स को प्रोड्यूस करेगा तो वो सप्लाई किसको करेगा, बल्क में होलसेलर को करेगा। अब होलसेलर के पास क्या होना चाहिए अपना, कि वो नंबर ऑफ रिटेलर्स के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए। तो मैन्युफैक्चरर ने बोला कि चलो अब तो मैंने गुड्स को मैन्युफैक्चर कर दिया, मान लेते कि 100 प्रोडक्ट को बना दिया। अब 100 प्रोडक्ट को बनाने के बाद वो सप्लाई कहाँ करेगा, वेयर हाउस में करेगा। किसके वेयर हाउस में करेगा, तो वो होलसेलर के वेयर हाउस में करेगा। अब होलसेलर के पास एक गोदाम होना चाहिए, एक वेयर हाउस होना चाहिए, जहाँ पर वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट को स्टोर कर पाए, यानी लार्ज क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है, बल्क प्रोडक्ट है, वो उसे स्टोर कर पाए। क्योंकि वो जब भी परचेस करेगा तो बल्क में परचेस करेगा। सो फॉर एज इट इज़ नॉट सोल्ड, जब तक वो प्रोडक्ट बिक नहीं जाता है, जब तक वो प्रोडक्ट सेल आउट नहीं हो जाता है। क्योंकि मैन्युफैक्चरर एक बार प्रोड्यूस करने के बाद वो कुछ समय तक ही अपने पास रखेगा, उसके बाद वो किसे सेल आउट कर देगा, होलसेलर को सेल आउट कर देगा। अब होलसेलर का काम ये है, या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसे तब तक स्टोर करके रखना होगा जब तक वो प्रोडक्ट सेल आउट ना हो जाए। अलग अलग रिटेलर्स आएंगे, वो अपने रिक्वायरमेंट्स को लेकर के जाएंगे, फिर हो सकता है फिर वो दोबारा आए। तो यहाँ पर गोदाम में एक्सेस क्वांटिटी नहीं रहेगा या ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रहेगा, तो मार्केट में कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगा। तो मार्केट में कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए होलसेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो एक अपना वेयर हाउस ले, अपना गोदाम बनाए, जहाँ पर वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट को स्टोर करके रख पाए और एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी रिटेलर्स वो उसको पूरा कर पाए। द फ्लो ऑफ परचेस कंटिन्यूज रेगुलरली, द होलसेलर हैज़ टू अरेंज बिग गोडाउन फॉर स्टोरिंग गुड्स। अब मार्केट में कंटिन्यूटी मेंटेन रहना चाहिए, मार्केट में परचेज और सेल का जो कंडीशन है वो हमेशा बना रहना चाहिए। कभी भी मार्केट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक प्रोडक्ट है वो मार्केट से शॉर्ट हो गया, यानी उसका कमी हो गया, जिसके कारण क्या हो जाएगा, कस्टमर को प्रॉब्लम होगा, कंज्यूमर को प्रॉब्लम होगा, कंज्यूमर अपने नीड्स को पूरा नहीं कर पाएगा, खुद को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, या जो उसका बेसिक नीड है उस नीड्स को वो पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए वेयर हाउस बनाना होता है होलसेलर को, ताकि वो अपने उस प्रोडक्ट को स्टोर कर पाए अपने गोदाम में, कि जब भी मार्केट में डिमांड हो तो फ़ौरन रिटेलर आ जाए और वहाँ से उस प्रोडक्ट को परचेस करके मार्केट में सप्लाई कर दे। वरना क्या होगा कि जो फ्लो ऑफ परचेज है वो रुक जाएगा। नंबर ऑफ प्रोडक्ट जिस फ्लो में सेल आउट हो रहा है, परचेस किया जा रहा है कंज्यूमर के द्वारा, वो जो फ्लो है वो रुक जाएगा, जिसके कारण लॉसेज होंगे। हो सकता है कि कंज्यूमर किसी और प्रोडक्ट को लेने लगे, जिस प्रोडक्ट को वो यूज़ कर रहा था, अगर वो मार्केट में नहीं मिलेगा या मार्केट में सप्लाई नहीं किया जाएगा मैन्युफैक्चरर के द्वारा या होलसेलर के द्वारा, तो वो ज़रूरी नहीं कि उसी प्रोडक्ट पे वो स्टिक रहे या उसी प्रोडक्ट पे वो जमा रहे, वो दूसरे प्रोडक्ट पर भी मूव ऑन हो सकता है, जहाँ से उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो। तो इसीलिए हर होलसेलर के पास एक अपना वेयर हाउस होना, एक अपना गोदाम होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि ताकि वो गुड्स को एक सही
इन्वायरमेंट भी दे पाए। अगर वेयर हाउस नहीं होगा तो हो सकता है कि गुड्स खराब हो जाए, क्योंकि गुड्स को स्टोर करना चाहिए एक सही प्लेस पर, राइट प्लेस पर, जहाँ पर उसकी क्वालिटी है वो हम मेंटेन कर पाए। अगर पेरिसेबल प्रोडक्ट है और वो बहुत जल्दी ख़राब होने वाला प्रोडक्ट है और उसको हमने बस ऐसे ही कहीं पर भी स्टोर कर दिया जहाँ पर वाटर पानी लग रहा है, डस्ट लग रहा है, जिसके कारण उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है, तो वैसे में मैन्युफैक्चरर का जो मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगा। कंज्यूमर को जो डिमांड है वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो वेयर हाउस में क्या होता है कि एक इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पर प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम स्टोर करके रख मेंटेन करके रख सकते हैं और उसको हम कुछ टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं जब तक वो फाइनली सेल आउट ना हो जाए, या तब तक स्टोर करके रख सकते हैं जब तक रिटेलर आकर के उसे परचेज ना कर ले। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, फाइनेंसिंग द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ गुड्स। होलसेलर क्या करता है? फाइनेंस देता है। किसको देगा? मैन्युफैक्चरर को देगा या प्रोड्यूसर को देगा। द होलसेलर समटाइम्स एडवांस फंड्स टू द प्रोड्यूसर। कभी कभी ये भी होता है कि मैन्युफैक्चरर के पास हो सकता है शॉर्टेज ऑफ फंड हो जाए, पैसे की कमी हो जाए, तो उस समय में जो होलसेलर होता है वो उसको पैसा प्रोवाइड कराता है, वो उसको एडवांस दे देता है। ऐसा नहीं कि बस वो फ्री में दे रहा है, जो ऑर्डर होलसेलर ने दिया बस उसके बदले में वो एडवांस पेमेंट कर दे रहा है। यानी इस तरीके से वो मैन्युफैक्चरर को फाइनेंशियली हेल्प कर रहा है। एट लास्ट होलसेलर को तो पेमेंट करना ही था। जब वो मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट को बना देता और बनाने के बाद जब वो प्रोडक्ट होलसेलर के पास जाता तो होलसेलर को तो पेमेंट करना था, लेकिन उसने पहले ही एडवांस में ही पेमेंट कर दिया, जिसके तहत प्रोडक्शन करने में उसे आसानी हो गया। एक तो ये कि होलसेलर उसे एडवांस फंड्स प्रोवाइड करवा दे जिसके कारण जो प्रोडक्शन करने में आसानी हो। प्रोड्यूसर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर हिम, जो प्रोडक्ट केवल उसके लिए ही बनाया जा रहा है, मतलब जो गुड्स किसके लिए बनाया जा रहा है? होलसेलर के लिए बनाया जा रहा है। अब होलसेलर उसको बाद में रिटेलर को सप्लाई करे या फिर रिटेलर जो है वो उसे कंज्यूमर को सप्लाई करे, ये अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर जो ऑर्डर दे रहा है वो कौन दे रहा है? तो होलसेलर दे रहा है। किसको दे रहा है? तो प्रोड्यूसर को दे रहा है। तो प्रोड्यूसर के लिए सेल बायर कौन है? तो प्रोड्यूसर अगर सेलर है तो उसके लिए बायर होलसेलर हो गया, तो वो होलसेलर के लिए प्रोडक्ट बना रहा है। तो कभी कभी होलसेलर अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोड्यूसर को एडवांस पेमेंट कर देता है और प्रोड्यूसर उसके लिए प्रोडक्ट बना देता है। और ही ऑल्सो एडवर्टाइज द गुड्स एंड बेनिफिट्स ऑल्सो गोज टू मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। कभी कभी ये भी होता है कि जो हमारा होलसेलर है वो एडवर्टाइज कर देता है प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर ने बनाया, जिसमें बड़े पैमाने पे कौन मार्जिन अर्न कर रहा है? लार्ज मार्जिन किसको मिल रहा है? तो रिटेलर को मिल रहा है। तो दोनों को फ़ायदा हो जाएगा जब होलसेलर क्या कर देगा, किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर देगा, यानी कंज्यूमर तक उस प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन रीच करवा देगा। वो बोर्ड लगा करके करवा सकता है, बैनर लगा करके करवा सकता है, या किसी और माध्यम से प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर सकता है, जिसका फ़ायदा मैन्युफैक्चरर को होगा क्योंकि वो उसके कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, तो कंपनी का नाम होगा। रिटेलर को फ़ायदा इसीलिए होगा कि जिस लोकेलिटी में रिटेलर अपना शॉप रन कर रहा है या चला रहा है, वहाँ पर जितने भी कंज्यूमर हैं वो उसी प्रोडक्ट को परचेस करने का प्रयास करेंगे जो उस कंपनी का होगा। तो इससे फ़ायदा किसको हो गया? रिटेलर को हो गया। तो रिटेलर को एडवर्टाइज नहीं करना पड़ा, मैन्युफैक्चरर को एडवर्टाइज नहीं करना पड़ा, वो कौन कर दे रहा है? हमारा होलसेलर। तो ये हमारा था फंक्शंस ऑफ होलसेलर, जिसमें हम लोगों ने 4 फंक्शंस के बारे में पढ़ा। फंक्शन 1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, फंक्शन 2 बाइंग एंड सेलिंग इन बल्क, फंक्शन 3 warehousing of goods, and function 4 financing the production and marketing of goods. Now we have next point या next topic, services of wholesaler। सर्विसेज जो है होलसेलर जो है
वो अपनी बहुत सारी वैल्यूएबल सर्विसेज प्रोवाइड करता है दो लोगों को, एक मैन्युफैक्चरर को और दूसरा रिटेलर को। बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं होलसेलर के द्वारा मैन्युफैक्चरर को एंड रिटेलर्स को। तो लेट्स सी व्हाट आर द फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जाती है होलसेलर के द्वारा। नंबर 1, फैसिलिटेट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ओके, होलसेलर कलेक्ट स्मॉल ऑर्डर्स फ्रॉम नंबर ऑफ रिटेलर्स। होलसेलर जो है वो नंबर ऑफ रिटेलर से कनेक्टेड होता है। ओके, वो उस एरिया में होता है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ रिटेलर जो हैं वो उससे ईजिली कनेक्टेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो कि अगर एक होलसेलर है और वो नंबर ऑफ रिटेलर से कनेक्टेड है, रिटेलर 1 2 3 एटसेट्रा, तो जितने भी रिटेलर उसके पास आएंगे वो अपने अपने ऑर्डर को लेकर के आएंगे, स्मॉल ऑर्डर को लेकर के आएंगे और वो उनके ऑर्डर को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ओके, नंबर ऑफ रिटेलर्स के ऑर्डर को वो कलेक्ट करेगा एंड पास ऑन द पूल ऑफ सच ऑर्डर टू मैन्युफैक्चरर। और वो किसको ये ऑर्डर पास आउट करेगा, ये ऑर्डर पास आउट करेगा वो मैन्युफैक्चरर को, उस प्रोड्यूसर को जो वो प्रोडक्ट बना रहा है, एंड मेक परचेज इन बल्क क्वांटिटीज। तो यहाँ पर जो हमारा होलसेलर है वो एक काम तो आसान कर दे रहा है कि वो रिटेलर को ज़्यादा परेशानी में नहीं डाल रहा है कि आपको मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ेगा। ये काम कौन कर रहा है कि आप मेरे पास आओ, आप होलसेलर के पास आओ, आप अपने ऑर्डर को दो, मैं ऑर्डर को टोटल करूँगा। यानी जो होलसेलर है वो उस ऑर्डर को टोटल करने के बाद वो किसे सप्लाई कर देगा, वो ऑर्डर तो मैन्युफैक्चरर को सप्लाई कर देगा। अब मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करेगा। ओके, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जब वो प्रोड्यूस करेगा और प्रोड्यूस करने के बाद फिर होलसेलर क्या करेगा, बल्क में परचेस कर लेगा। स्मॉल ऑर्डर्स को कलेक्ट कर लिया, किसने कलेक्ट कर लिया, होलसेलर ने कलेक्ट कर लिया। आफ्टर दैट उसी ऑर्डर को उसने पास आउट किया, किसे, मैन्युफैक्चरर को पास आउट किया। मैन्युफैक्चरर ने ऑर्डर के अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करने के बाद होलसेलर ने बल्क में परचेज कर लिया और परचेज करने के बाद उसने अपने गोदाम में उसे स्टोर कर दिया। तो ये एक सर्विस है जो होलसेलर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है ताकि जो हमारा प्रोड्यूसर है या मैन्युफैक्चरर है उसे बार बार प्रोडक्शन करने में या मैन्युफैक्चर करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है जिसे हम प्रोडक्शन हाउस बोलते हैं, तो वहाँ पर अगर स्पेस नहीं होगा क्या वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर अच्छे से प्रोड्यूस कर पाएगा, नहीं। उसने अगर एक बार प्रोड्यूस किया, अगर वो बार बार वहीं पर स्टोर करे तो वो स्पेस फिलअप हो जाएगा, भर जाएगा। तो उसके लिए क्या करेगा, वो जितना प्रोड्यूस किया सेम क्वांटिटी को पास आउट कर देगा वो होलसेलर को। अब होलसेलर का काम है कि वो रिटेलर के डिमांड के अनुसार वो स्मॉल लॉट्स में उसे सप्लाई कर दे। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 2, बेयरिंग रिस्क। जो हमारा होलसेलर है वो रिस्क को बेयर करता है। द होलसेलर डील्स इन गुड्स इन देयर ओन नेम। जो हमारा होलसेलर है जब भी वो ऑर्डर देगा तो वो ये नहीं बताएगा कि रिटेलर 1 ने इतना डिमांड किया है या रिटेलर 2 ने इतना डिमांड किया है या रिटेलर 3 ने इतना डिमांड किया है। वो ये बोलेगा कि मैं होलसेलर हूँ, मेरा ये नाम है और मैं अपने नाम पे ऑर्डर दे रहा हूँ। ओके, होलसेलर जो है वो जब भी मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर देगा वो अपने नाम पर ऑर्डर देगा, वो कभी मेंशन नहीं करेगा कि रिटेलर 1 और रिटेलर 3 ने क्या बता। हाँ, वो मार्केट का कंडीशन बता सकता है लेकिन मैन्युफैक्चरर को कोई जानकारी की आवश्यकता नहीं कि रिटेलर 1 और 2 ने कितना मांगा है। उसको ये देखना है कि मार्केट से डिमांड कितना आया है। वो अपने नाम पे गुड्स को क्या करता है, परचेस करता है। टेक डिलीवरी ऑफ गुड्स अपने नाम पे लेता है एंड कीप परचेज इन लार्ज लॉट्स इन देयर वेयर हाउस। और वो बड़े लार्ज क्वांटिटी में या लार्ज लॉट में वो अपने
गुड्स को परचेज करता है किसके पास से? मैन्युफैक्चरर के पास से। जब वो ये कर लेता है तो यहाँ पर भी रिस्क होता है। वो रिस्क क्या है? रिस्क सच एज फॉल इन प्राइस। ओके, जब रिटेलर ने ऑर्डर दिया उस समय मान लेते हैं कि प्रोडक्ट का दाम कितना था? 10 रुपये था। होलसेलर के पास ऑर्डर गया, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को ऑर्डर दिया, मैन्युफैक्चरर ने प्रोड्यूस किया। जब मैन्युफैक्चरर से प्रोड्यूस होने के बाद वेयर हाउस में आया, किसके वेयर हाउस में? तो होलसेलर के वेयर हाउस में जब आया तो सडनली प्राइस जो है वो डाउनफॉल कर गया, यानी 10 रुपये से अब वो 9 रुपये हो गया। तो यहाँ पर जो प्राइस है वो कम हो गया, तो प्राइस जो है वो कौन बेयर करेगा? ये रिस्क को कौन बेयर कर रहा है? तो इस रिस्क को बेयर करने वाला हमारा होलसेलर है। ओके, या आग लग गया या स्पॉइलेज हो गया, इसी तरीके से और भी दूसरे रिस्क हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सर्विसेज ऑफ होलसेलर के नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके।